हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इंटरेस्टिंग एपिसोड को देखने के लिए ऐसे ही बने रहिए। हम देख रहे हैं कि सखिका की जो होती है वो ऋषि का शुक्रिया अदा करती है और बोलती है आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो आप आके हमारी झनक बिटिया का मदद किए। झनक बोलती है देखिए शहरी बाबू, एक नाव पे ही सवार किया जा सकता है, दो नाव पे नहीं। और आप दो नाव पे जो सवार करने की कोशिश करें वो गलत। क्या आप किसी को बता के आए हो कि आप मुझसे मिलने आ रहे हो, या अदिति दीदी को इस बारे में पता है? नहीं ना, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, आपने मेरा सहायता किया, मदद किया, पर बस सैरी बाबू, अब इससे ज़्यादा मुझे आपकी मदद लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा कुछ मदद करनी चाहिए, क्योंकि बार बार मुझे वही चीज़ सुननी पड़ती है जो जो चीज़ों की हकदार भी नहीं हो, सिर्फ बेइज्जती होती रहती है मेरी। उस दिन भी आपके घर में आई, वो सिर्फ सर जी और अदिति दीदी सब ने कितनी बेइज्जती की, और वो मेरे बाबा हो के भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाए कभी। तभी ऋषि बोलता है पर उसमें उन सब में मेरी क्या गलती झनक? अगर अनिरुद्ध अंकल ये सब से मना कर रहे हैं तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तभी झनक बोलती सच में इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सब ने मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत किया, लेकिन हाँ, इन सब गलत में आपने थोड़ा बहुत कुछ अच्छा भी किया है। लेकिन अब मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है, कुछ नाम कमाना है। मैं यहाँ पे किसी की ज़िंदगी तबाह करने नहीं आई हूँ। और आपसे भी एक विनती है कि आप मुझसे दूर रहिए, क्योंकि आपके घर वालों को लगता है कि बार बार मैं आपसे मिलने आती हूँ, मैं वो करने आती हूँ। ये कह देती है झनक, उसके बाद ऋषि वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अदिति बोलती है, तभी सब लोग बोलते हैं अदिति से, अदिति तुम इस तरह से गुमसुम क्यों हो? क्या हुआ? ऋषि गया है ना काम से बाहर, वो आ जाएगा, उस पर भरोसा करना सीखो। तभी अदिति बोलती है मैं नहीं कर सकती भरोसा। ऋषि की माँ बोलती है बेटा क्या हुआ, ऐसे क्यों वो कर? तभी बोलती है कि अदिति बोलती हो सकता है झनक का एडमिशन रुक जाए। तभी ये नीलू बोलती तुम ऐसे श्योरिटी पे कैसे बोल सकती हो सकता है ना उसका एडमिशन हो जाए, क्योंकि पिछड़े गांव से आती है, ब्ला ब्ला, और सबको अपने बारे में बताती है। तो तुम किस बेसिस पे कह सकते हो कि उसका एडमिशन कैंसिल होगा? इनफैक्ट वो तो हॉस्टल उन्हीं लोग को मिलता है ना जो बाहर से आते हैं। तभी अदिति बोलती हाँ मुझे पता है हॉस्टल उन्हीं लोग को मिलता है, लेकिन उसको हॉस्टल अलॉट नहीं होगा, उसको हॉस्टल अलॉट होने वाला भी नहीं है वैसे भी, क्योंकि मेरे माँ बाबा की पहचान है उस प्रिंसिपल से, और माँ बाबा ने इतना तो रिक्वेस्ट किया हुआ ही है। तभी यहाँ पे तनुजा बोलती सच में बेटा, वैसे तो मेरे दिल का बोझ जैसे तो बहुत हल्का हो गया। मुझे अच्छा लग रहा है कि अनिरुद्ध और अर्षित जी इतना कॉन्टेक्ट से इतना जानते हैं, सब कुछ पहचान है, तो ये तो अच्छी ही बात है। तभी अदिति बोलती है मैं ये बात तो आप लोग को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन क्या फ़ायदा अगर उसको हॉस्टल अलॉट नहीं होगा तो वो इस घर में आ गई तो? तभी यहाँ अगर वो इस घर में आई तब तो मैं ऋषि से सारा रिश्ता तोड़ के चली जाऊँगी, फिर मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तभी तनुजा और नीलू बोलती लेकिन तुम अदिति इस घर से जाओगी क्यों? और तुम्हें इस घर से रिश्ता रखना है, मतलब उसकी लड़की का आने से तुम्हारा इस घर से रिश्ता थोड़ी टूट जाएगा, और वो लड़की अब यहाँ क्यों आएगी? हाँ माना कि बाबा चाहते थे कि लड़की, लेकिन अभी वो उसका लुकआउट है ना, वो देखिए उसको। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है अगर उसको हॉस्टल, इनफैक्ट उसे हॉस्टल मिल जाएगा तो ठीक ही रहेगा अदिति, तुम क्यों चाहती हो ना मिले? तभी यहाँ पे अदिति बोलती है मैं इसलिए चाहती क्योंकि वो इस शहर में ही ना रहे, वो इस शहर में रहेगी तो ऋषि आज तो नहीं कल बहाने बना के पहुँचता ही रहेगा। तभी यहाँ पे उसकी बड़ो माँ बोलती बेटा ऋषि पे भरोसा कर। अदिति बोलती किस हक से करूँ, जब जब भरोसा करती हूँ तब तो वो तोड़ देता है। आप लोग क्या चाहते हो मैं उस पर आँख बंद करके भरोसा करूँ? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ये होगा कि झनक इस ज़िंदगी से दूर हो जाए। जब तक झनक नहीं थी हमारी लाइफ में कभी भी इतने प्रॉब्लम्स नहीं थे, झनक के आने के बाद इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इश्यूज़ होने लगे पूछो नहीं। तभी ये सुनकर बड़ो माँ बोलती वैसे तो बेटा तूने ये अच्छा किया, जो काम हमें करना चाहिए था वो तूने कर दिया। तभी अदिति बोलती है माँ एक बात बताती हूँ, ये काम मैंने नहीं किया, ये काम माँ और बाबा ने किया है। तभी बोलती है माँ और बाबा ने तो तेरे लिए किया ना, तेरी खुशी के लिए किया ना। अर्षित जी अनिरुद्ध तेरे खुशी चाहते थे, इसलिए तो उन्होंने जाकर प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की। तभी नीलू बोलती तुम्हें क्या लगता है कि वो प्रिंसिपल की बात अकेले कॉलेज में मानी जाएगी? तभी अदिति बोलती है माँ के और भी कॉन्टेक्ट्स है, माँ बोल रही थी कि अगर वो नहीं मानेगा तो हम उसके बड़े आरम्भों के पास पहुँच जाएंगे, बट अभी के लिए हम उसको ही देखेंगे, बट मोस्टली वो तो चली ही जाएगी, देख लेना उसको नहीं होने वाला अलॉट। ये ऋषि आ ही रहा होता है कि वह दरवाजे के पास खड़े होकर अदिति की बात सुन लेता है और पूरी तरह से शॉक हो जाता है, और वो सोच रहा होता है कि अदिति इस बार तुम्हें गलत होते हुए नहीं देख सकता। हाँ माना कि मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, हमारा सब कुछ स्टेबल रहे, लेकिन इसके लिए मैं झनक की ज़िंदगी तो बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, और वो भी इस तरह से। तभी नीलू बोलती पता नहीं क्यों अदिति मेरा मन घबरा रहा है। अगर वो लड़की उठ के सीधा मुँह उठा के यहाँ चली आई और वो बोलने लगी, तरह तरह की डिमांड करने लगी कि ऋषि की वाइफ है, ये है वो है, तो फिर तभी अदिति बोलती इसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि इसकी शादी वैसे भी हमने खारिज करा ही दी है, और मुझे तो अभी आप लोगों से कुछ बोलना भी नहीं है।
मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो लड़की मेरी ज़िंदगी से चली जाए, मेरा आधा डिप्रेशन चला जाएगा। तभी नीलू बोलती है कि अदिति तुम चिंता मत करो, देखना वो लड़की को अब अगर हॉस्टल नहीं मिलेगा ना तो उसके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, उसको जाना पड़ेगा और गांव के किसी पास वाले कॉलेज में एडमिशन लेना। तब तो उसके गांव वाले भी नज़दीक रहेंगे, वो भी, और फिर वो अपना देख ले। पता नहीं क्यों ऋषि उनके पीछे भागता रहता है। मेरा बेटा है ही मोम जैसा, तुम्हें पता है ना। उस दिन वो लड़की आई इस तरह से प्रेशर दे रही थी, इसलिए ऋषि ने साइन किया, अदरवाइज़ ऋषि ऐसा लड़का है ही नहीं कि साइन करे, इंसानियत के नाते करता है। ऋषि जो होता है वो सोच रहा होता है कि झनक एक बार फिर से तुमको ये लोग तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे होते हुए तो ऐसा नहीं हो सकता। सॉरी अदिति, मैं ये तो नहीं करने दूंगा। मैं झनक को इस तरह से तो उसने बहुत मेहनत किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। एक गरीब लड़की है, अगर वो अपनी लाइफ में कुछ करेगी तो मुझे बहुत प्राउड फील होगा। मैं नहीं सोच सकता था अदिति कि तुम ये सब करोगे। तभी नीलू जो होती है ऋषि को देख लेती जाती है और बोलती भाई तू कब यहाँ पे आया। तभी ऋषि बोलता है जस्ट अभी अभी आया, देखा आप लोग बातें कर रहे थे। ये सुनकर तो अदिति और नीलू एकदम घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कहीं ऋषि ने उनकी बातें तो नहीं सुन ली। तभी ऋषि बोलते क्या डिस्कशन चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत सीरियस डिस्कशन है। तभी अदिति बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग सिर्फ बातें कर रहे थे, वो गर्ल गॉसिपिंग जानते तो हो तुम। नीलू दीदी बोल रही थी वो दिल्ली चली जाएंगी ना, बस वही बात है। तभी नीलू बोलती हाँ, और वही मैं मेजो काकी से बोल रही थी कि मैं दिल्ली तो जाऊँगी बट मैं जल्दी आ जाऊँगी। तभी यहाँ पे तनुजा बोलती है ऋषि बेटा क्या हुआ, कुछ तुम्हारे चेहरे इतना उखड़ा उखड़ा क्यों है। ऋषि बोलते कुछ नहीं, बस मैं थक गया हूँ। आप लोग इतने शौक में क्यों, ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत सुन लिया क्या, गलत टाइम पे आ गया। तभी उसकी बड़ो माँ बोलती है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी ऋषि को नीलू को बोलता है कॉफ़ी बना के लाने को, क्योंकि उसे पीने का मन रहता है। उसके बाद नीलू जाती कॉफ़ी बनाने। ऋषि जो होता है सोच रहा होता है कि अदिति आज तो मैं तुम्हें सफल होने नहीं दूंगा। झनक जो होती है आज रात की बस पकड़ के रवाना होना चाहती है। तभी वह पराशर से विदाई ले रही होती है। पराशर बोलता है बिटिया इस बार हम तुम्हारे साथ चलेंगे, पता नहीं उस शहर में कौन से ससुराल नाते होंगे, कैसे लोग होंगे, तुम कैसे निपटोगे। तभी झनक बोलती है कि नहीं बाबूजी, आपको आने की हमारे साथ कोनो ज़रूरत नहीं है। आपकी बिटिया इतनी बड़ी हो गई है कि वो बाहर अपनी चीज़ों को संभाल सकती है, हैंडल कर सकती है। तभी यहाँ पे दावो बोलते हैं कि हाँ, और वैसे भी हम सब कुछ देख के आए हैं। झनक बिटिया का कॉलेज वॉलेज सब कुछ एकदम मस्त है, गार्ड वार्ड, झनक बिटिया वहाँ जाके सुरक्षित रहेगी। तभी यहाँ पे झनक बोलती यही नहीं समझ में आ रहा है कि अगर मेरा हॉस्टल का सिलेक्शन हो गया तो मुझे कॉल क्यों नहीं आया अभी तक, पता नहीं क्या दिक्कत आई रहेगी, तो कल ही जाके पता चलेगा। तभी यहाँ पे वीर बोलता है कि और वैसे भी बिटिया तुम्हारा उस शहर में कोई भी नहीं, पहले तो वो दामाद बाबू थे, अब तो वो भी नहीं। तभी झनक को गुस्सा आ जाता है। झनक बोलती बार बार दामाद बाबू क्यों कहते रहते हैं आप लोग। तभी पराशर बोलता है अच्छा ठीक है दामाद बाबू नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कैसे पता चलेगा मुझे। झनक बोलती मैं जा रही हूँ, कोई भी दिक्कत होगी बाबूजी मैं आपको फ़ोन करूँगी, नहीं तो मैं सीधा यहाँ पे गांव में चली आऊँगी। पर अब आपकी बिटिया बड़ी हो गई, उसे जाने दीजिए, आपका स्वास्थ्य वैसे भी ना ठीक है। तभी यहाँ पे सखी रानी कहती है बिटिया मैं ये लाई चूड़ा लाई हुई तू लेके जा। और एक बात तो और है, वो उस घर में जो शहरी बाबू तो जो हैं उनके घर वाले, लेकिन उसके बाद वो अदिति जैसे मून जो है उसने भी ना सोचा कि 5 साल तक तेरी माँ ने पाला है तो उसे बहन ही मान ले। अरे हम तो उसको बिटिया की नज़र से देख रहे थे, लेकिन उसने एक बार भी टस से मस ना की कि हाँ उसको प्यार है तुमसे। कैसे कैसे गलत गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे। तभी झनक बोलती है कि सखी काकी बस करिए, आप लोग उनको गलत ठहराना बंद कीजिए, आखिर उनके पति की बात है। वो कैसे मुझे और अपने पति को एक छत के नीचे वो देख सकती हैं, ऐसे तो किसी भी औरत को नींद नहीं आएगी। और उनकी शादी होने वाली थी ना, ज़बरदस्ती शादी कराई गई थी। तब यहाँ पे वीर मंगल बोलता है कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि शहरी बाबू झनक बिटिया को टेंशन में नहीं देख सकते, जब भी कोनो मुसीबत आती है फटाफट आ जाते हैं। तभी झनक बोलती है कि क्या अभी हम उनकी बात क्यों कर रहे हैं, ना वो मेरी लाइफ से जुड़े हुए ना मैं। तभी सखी काकी बोलती है अच्छा तुमको ऐसा क्यों लगता है, क्या तुम्हें दर्द ना हुआ तुम्हें अपना पति देते हुए। तभी झनक बोलती बिल्कुल भी नहीं, और बाबूजी जहाँ दिल का रिश्ता होता है वहाँ दर्द होता है। ना मेरा शहरी बाबू के साथ कोई रिश्ता है ना उनका, एक इंसानियत के नाते हम लोगों ने जो आज तक एक दूसरे की मदद की वही बहुत है। तभी यहाँ पे सखिया के बोलती है पर झनक लग तो ना रहा है तुम्हारे मुँह से। झनक बोलती है आप लोग को जो सोचना है सोचिए। तभी हम देखते हैं कि सब लोग अपना लाई चूड़ा गट्टा जो होते हैं वो झनक को दे रहे होते हैं। झनक एकदम खुश हो जाती है। पराशर डांटने लगता है कि पान रसा दो ताकि ये झनक लेके जाए। तभी यहाँ पे सखिया के बोलती हूँ कैसे लेके जाएगी, पता नहीं बस में सीट मिलेगी कि नहीं। तभी पराशर बोलता है तो लाई चूड़ा खा के रहेगी क्या मेरी बिटिया, रे सखी थोड़ा तो बना दी होती। तभी हम देखते हैं कि झनक को कॉल आता है।
शहरी बाबू यानी ऋषि का। फिर वो कॉल उठाते हैं। ऋषि बोलता है कि जनक मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बतानी है, आई होप तुम ध्यान से सुनोगी। तुम्हारे एडमिशन के लिए कुछ साजिश हो रही है ताकि तुम्हें हॉस्टल ना मिले, तो प्लीज़ कल तुम आना। मैंने मीडिया प्रेस वालों को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग तुम्हारे सामने आएंगे और तुम्हारे साथ जो जो हुआ है तुम्हें वो बताना रहेगा। पहले तुम जाओगी, अपना देखोगे सिलेक्शन और प्रिंसिपल ऑफिस में जाओगे, उसके बाद रिक्वेस्ट करोगे और उसके बाद ही बोलोगी। तभी यहाँ पे जनक बोलती है ये सब आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ऋषि बोलता है देखो जनक तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अदिति के मॉम डैड जो है वो तुम्हारे खिलाफ साजिश करे। वो प्रिंसिपल सर से मिले थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि तुम्हें हॉस्टल ना दिया जाए ताकि तुम इस शहर में ना पढ़ के अपने गांव लौट जाओ। उनकी ये साजिश है, ठीक है। मैं डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता और ये तुम्हारी लड़ाई है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें जो करना है डायरेक्टली खुद से करना है, इसलिए मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तभी यहाँ पे जनक बोलती है लेकिन आप क्यों इतना चिंतित हो रहे हो। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है क्यों, मतलब क्यों नहीं चिंतित हो सकता हो। जनक एक इंसान होने के नाते मैं नहीं चाहूँगा किसी भी इंसान हो, किसी भी लड़की के साथ इस तरह से गलत हो। फिर हालांकि अदिति मेरी वाइफ है और मैं जानता भी हूँ इस बात से, शायद अदिति हर्ट भी हो, लेकिन मैं किसी और के साथ गलत नहीं कर सकता। तुम क्या, तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो भी मैं ये नहीं कर सकता, एक पुलिस वाला होने के नाते तो बिल्कुल भी नहीं। देखो जनक मेरी बात सुनो, गौर से सुनो। तुम्हें जाना है अपने जितने भी लड़कों को लेके सकती हो अपने गैंग में ले लेना। बाकी मीडिया प्रेस पुलिस वाले सब कुछ पहुंच जाएंगे, सारी सेफ्टी पे सब कुछ टाइम से रहेगा। लेकिन तुम्हें अपनी आवाज़ उठानी बिल्कुल अपने पराशर बाबू जी की तरह। पराशर जी कैसे तुम्हारे आज तक आवाज़ उठाते हैं, ठीक वैसे। देखो जनक कोई भी लड़ाई बड़ी छोटी नहीं होती। तुम अगर अपने हक के लिए लड़ना नहीं सीखोगे कोई हक तुम्हारा देगा नहीं, ठीक है। उसके बाद वह कॉल रख देते। तभी यहाँ पे सब लोग पूछने लगते क्या हुआ जनक बिटिया, शहरी बाबू क्या कह रहे थे। जनक बोलती है हमको कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा, हमारा रद्द होने वाला है। तभी सब लोग बोलते ये कैसा हो सकता है। तभी तभी दामू बोलता है इन सब में किसी का पीछे से हाथ है जो नहीं चाहता तुम पढ़ो। तभी झनक बोलती है सही बोल रहे हो दामू मामा, और ये सब कोई और नहीं बल्कि अदिति की अम्मा और बाबू जी कर रहे हैं, वो सर जी कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि मैं वहाँ पे रहूँ, इसलिए वो लोग इतना बड़ा खेला खेल रहे हैं। वो उनका प्रिंसिपल से पहचान था तो वो जाके कह के आए, मुझे वही बताया शरी बाबू कि मैं लड़ाई लड़ूँ एकदम पराशर बाबू जी की तरह डट कर लड़ूँ। उन्होंने बोला कल मीडिया वाले वो प्रेस वाले आएंगे, मैं सबको सच बताऊं और अपने हक के लिए लड़ूँ। तभी पराशर बोलता देखो बेटा तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। झनक बोलते बिल्कुल भी नहीं बाबूजी, आप यहीं से देखिए, अब आपकी बिटिया बड़ी हो गई, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी और अब आप भी मेरी बात भी सुनेंगे। देख लीजिएगा, मैं उस कॉलेज में तो एडमिशन लेके ही रहूँगी, लेकिन पहले जाऊँ देखो हो तो क्या रहा है। लेकिन अब बस बहुत हुआ, अब मैं चुप नहीं बैठूँगी। मेरे हक जितने भी थे सब कुछ हो गए। अब जब आज मुझे कुछ करना है बनना है तो उसमें क्यों सबको इतनी दिक्कतें हो रही हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। झनक ज्योति एकदम परेशान होने लगती है। तभी पराशर बोलता बेटिया तुम्हें इसे डरने की कोनो जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। झनक बोलती नहीं मैं डर नहीं रही हूँ, मुझे पता है मैं ये कर लूँगी, लेकिन क्यों कहीं ना कहीं एकदम से ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी कीमत क्यों, मैंने क्या किसी का क्या बिगाड़ा है। पर देखना एक दिन वो सर जी खुद गिड़गिड़ाते हुए आएंगे मुझे अपनी बेटी मानने, लेकिन तब मैं नहीं बोलूँगी उनको या अपनाऊँगी। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे झनक प्रोटेस्ट करके आती है और वहाँ पे उसको सीएम ज्योति बुलाती है कि बच्ची क्यों प्रोटेस्ट कर रही है। आगे एपिसोड पे बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।